हम पढ़ेंगे एटलस। सरल व स्पष्ट भाषा में भिन्न भिन्न प्रकार के मानचित्रों का संग्रह एटलस कहा जाता है। मानचित्रों के इस तरह के संग्रह में सामाजिक विज्ञान के जो उपविषय हैं, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, उन सभी तो इन सभी उपविषयों का के जो मानचित्र होते हैं उनका संग्रह जो होता है वो एटलस होता है। यह सामाजिक विज्ञान के उपविषयों से संबंधित विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट को समझने में एक भूमिका अदा करता है। सामाजिक विज्ञान विषय के अध्यापक के लिए यह इतना उपयोगी है कि इसे शिक्षक का बायां हाथ कहकर भी संबोधित किया जाता है। सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत आने वाली पाठ्य सामग्री, जो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो पाठ्य सामग्री जैसे विभिन्न महाद्वीप है, देश की कहाँ पे क्या स्थिति है, भौतिक विशेषता जैसे पर्वत, नदियाँ, जलवायु, सागर, पर्वत, नदियाँ, जलवायु, जो रेगिस्तान है, पठार, तो उन सभी का कहाँ पे क्या स्थिति है, इन सभी का जो मानचित्र है इसमें संग्रहित रहता है। कहाँ पे क्या प्राकृतिक खनिज है, कहाँ पे भूमि है, कहाँ पे जल है, जनसंख्या वितरण, राजनीतिक परिदृश्य जो है, कहाँ पे रेल मार्ग, वायु मार्ग, सड़क मार्ग, सभी का क्षेत्र को स्थिति दर्शाने के लिए एटलस महत्वपूर्ण है। एटलस की सहायता से कठिन विषय को सरल एवं स्पष्ट बनाया जा सकता है। एटलस के लिए मानचित्रावली शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। मानचित्रावली एटलस है, मानचित्र मैप है। मानचित्रावली अर्थात एटलस, मानचित्र अर्थात मैप। एटलस के विभिन्न प्रकार हैं, निम्न श्रेणियाँ। एक ऐतिहासिक मानचित्रावली। ऐतिहासिक मानचित्रावली में विभिन्न समय के शासकों के राज्य विस्तार, सीमा आदि दर्शाया जाता है। जैसे मौर्य साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था, गुप्त साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था। भौगोलिक मानचित्रावली में महाद्वीप कहाँ पे है, कौन सा महासागर कहाँ पे है, कौन सा खनिज कहाँ पे है, कौन सा वन्य प्राणी कहाँ पे है, जो भौगोलिक चीज़ें हैं, कौन सी जगह पे कौन सा चीज़ है, इसमें दिखाया जाता है। राजनीतिक मानचित्रावली में, इस प्रकार की मानचित्रावली में विभिन्न देशों की भौतिक स्थिति, उनकी उस देश की कहाँ स्थिति है, कहाँ उसकी राजधानी है, कहाँ उसका प्रशासनिक भवन है, कहाँ उसका शासकीय भवन है, राजनीतिक संबंधित इसमें दिखाया जाता है। आर्थिक मानचित्रावली में आर्थिक संसाधन, कहाँ पे कौन सा आर्थिक संसाधन है, कहाँ पे क्या रोजगार है, यातायात के साधन कहाँ क्या है, मंडियाँ कहाँ है, नगर कस्बा, मॉल कहाँ है, कॉम्प्लेक्स कहाँ है, इस सब चीज़ का जो आर्थिक मानचित्रावली में अंतर्गत आता है। सामाजिक मानचित्रावली में विभिन्न देशों की, राज्यों की जनसंख्या, साक्षरता दर, जो सोशल मुद्दे हैं, ये सब भाषा क्या है, उसका धर्म क्या है, जो सामाजिक संबंधित मुद्दे हुए ना, ये भाषा, धर्म, सामाजिक स्टेटस, रीति रिवाज, जनसंख्या, साक्षरता, ये सब सामाजिक मुद्दे हैं। तो इन सब चीज़ में जो मानचित्रावली का जो प्रयोग किया जाता है वो सामाजिक मानचित्रावली हुआ। हम ई रिसोर्स पढ़ेंगे। ई रिसोर्स अर्थात इलेक्ट्रॉनिक तथा कंप्यूटर से होने वाली, ई रिसोर्स से तात्पर्य है इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, है ना, ई संसाधन। आज इन संसाधन, इस 21वीं सदी में इन संसाधन अपने बहुत आगे बढ़ चुका है। आज हर जगह इस संसाधन का प्रयोग किया जाता है। इस संसाधन में मुख्य रूप से है ब्लॉग है, वर्ल्ड वाइड वेब, www है, जो वेबसाइट के पीछे में रहता है, www.ugc.in ऐसा जो रहता है। सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे व्हाट्सएप है, ये सब चीज़। अब हम ब्लॉग के बारे में पढ़ेंगे। ब्लॉग क्या है? ब्लॉग वही है जो हम ब्लॉग समझते हैं। विभिन्न संगठन के द्वारा या संस्था के द्वारा या व्यक्ति विशेष द्वारा इसे नियंत्रित किया जाता है, सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। यह अपने विचारों को क्रमबद्ध तरीके से स्पष्ट करता है। ब्लॉग कंप्यूटर के साधनों से एक व्यक्ति या संस्था द्वारा इसे नियंत्रित किया जाता है। चित्र, फोटोग्राफ, वीडियो, ऑडियो
मल्टीमीडिया आदि सभी प्रकार की सामग्री का आदान प्रदान इसमें किया जाता है। ब्लॉग से तात्पर्य वही है जो ब्लॉग हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के। शिक्षा में क्या उपयोगिता है वो खुद से थोड़ा सा देख लेना। अब वर्ल्ड वाइड वेब है दूसरा। वर्ल्ड वाइड वेब व www। वर्ल्ड वाइड वेब वही है जैसे वेबसाइट के आगे में नहीं लिखा रहता है www.du.ac.in, वही हुआ उसी का कहा अथी है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट के माध्यम से हम वर्ल्ड वाइड वेब की सहायता से दुनिया में कहीं भी किसी प्रकार की जानकारी सूचनाएं आदि इकट्ठा कर लेते हैं। विभिन्न सारी वेबसाइट है, शैक्षणिक वेबसाइट है, व्यावसायिक वेबसाइट है, विभिन्न प्रकार की सामग्री, विभिन्न प्रकार के न्यूज़, विभिन्न प्रकार के पठन सामग्री इसके माध्यम से हम प्राप्त करते हैं। जैसे शिक्षकों व बालकों की मानचित्रावली, एटलस संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ www.graphicmaps.com वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। ये लिख देना, एगो लिख देना, एगो लिख देना www.lessonplan2.com पाठ्य योजना से संबंधित विविध तथ्यों को देखा जा सकता है। 7वां नंबर वाला लिख देना। अगर सोशल नेटवर्किंग 1 मिनट को होल्ड पे रहो, आ रहे हैं। अब सोशल नेटवर्किंग साइट, विभिन्न प्रकार के फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप ऐसे कुछ सोशल नेटवर्किंग के साधन हैं। इससे समय इस सब के बारे में लिख देना। इससे क्या फ़ायदे हैं शैक्षिक प्रक्रिया में। जैसे ट्विटर पर बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है, यूट्यूब से बहुत सारे सोर्स लेते हैं लोग, पढ़ते हैं। व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे चीज़ मंगा लेते हैं, पढ़ लेते हैं। फेसबुक आदि सब चीज़ अपना मन से थोड़ा सा इसे पढ़ लेना है, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब सब। अब कौशल है, सामाजिक विज्ञान में शिक्षण के कौशल। इसमें पहला कौशल है व्याख्या कौशल। व्याख्या कौशल क्या है उसकी परिभाषा दो, उसके घटक की व्याख्या कीजिए, और उसको प्रभावशाली बनाने के सुझाव दीजिए। ये क्वेश्चन है। दूसरा है व्याख्या कौशल पर एक सूक्ष्म पाठ्य योजना तैयार कीजिए। ठीक है, व्याख्या कौशल क्या है। सबसे पहले व्याख्या कौशल क्या है। व्याख्या कौशल क्या है। व्याख्या कौशल तो वही है जो लेक्चर देता है टीचर। विभिन्न कठिन सामग्री को विभिन्न प्रकार के छात्रों के अनुरूप, छात्रों के सम्मुख जाकर के जो शिक्षक विषय वस्तु को आसान बनाकर जो प्रस्तुत करता है उसे व्याख्या कौशल कहते हैं। व्याख्या एक प्रकार से लेक्चर मेथड जो कहते हैं, लेक्चर। व्याख्या कौशल का प्रयोग सभी विषयों में जरूरी है, लेकिन यह हर स्तर के छात्रों के लिए आवश्यक जरूरी ठीक नहीं है। जैसे कि छोटे बच्चों के लिए व्याख्या कौशल उचित नहीं है, माध्यमिक स्तर के लिए सही है। ठीक है, व्याख्या कौशल, ये व्याख्या कौशल का अर्थ हो गया। व्याख्या तथा कौशल का भाग। व्याख्या कौशल के भाग से तात्पर्य है कि किस प्रकार की व्याख्या की जा सकती है। एक प्रकार एगो है वर्णनात्मक कथन, जिसमें कोई कथन को वर्णन किया जाता है, कोई कॉन्सेप्ट को वर्णन किया जाता है। अर्थात्मक कथन, अर्थात कोई कॉन्सेप्ट को अर्थ के माध्यम से अर्थ बताया जाता है। मतलब व्याख्या में कौन से कथन का उपयोग करें। वर्णनात्मक कथन, उसमें हम किसी व्याख्या के व्याख्या में वर्णन करेंगे किसी चीज़ को। अर्थात्मक कथन अर्थात व्याख्या में हम किसी चीज़ का अर्थ बताएंगे। कारण बताने वाले कथन में हम व्याख्या में विभिन्न विषयों के कारण के बारे में कि कब, क्या, कहाँ आदि प्रश्नों का उत्तर देंगे, है ना। ये हो गया व्याख्या कौशल के भाग। व्याख्या कौशल घटक है 12 घटक है, जिसमें 2 भाग में बांटा गया है, वांछनीय घटक, अवांछनीय घटक। वांछनीय घटक है व्याख्या सेतुओं का प्रयोग। व्याख्या सेतु का प्रयोग है जैसे कि कोई मुहावरा प्रयोग करते हैं, कोई शब्द प्रयोग करते हैं,
जो एक प्रकार का जैसे सेतु जो है सो इस पार से उस पार जाने के लिए सेतु काम करता है, कोई नदी वगैरह है तो उसी प्रकार से यह एक प्रकार का सेतु का काम करता है किसी चीज़ को समझने में, स्पष्टता आने में। तो उचित समय पे यह एक प्रकार का सेतु काम करता है समझने में। तो पहला हो गया व्याख्या सेतुओं का प्रयोग। दूसरा दृश्य प्रविधि का प्रयोग। दृश्य प्रविधि का प्रयोग है वही चीज़ दृश्य शब्द सामग्री का व्याख्या कौशल में प्रयोग करना, ठीक है। तीसरा है प्रस्तावनात्मक कथन, अर्थात पूर्व ज्ञान के आधार पर जो प्रस्तावना दिया जाता है इससे बच्चा क्या हो जाता है, व्याख्या सुनने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये हुआ प्रश्नात्मक कथन। निष्कर्षात्मक कथन ये हुआ कि जब हम पाठ को प्रस्तुत कर दिए तो एक प्रकार से सारांश कहना, निष्कर्ष कहना, विद्यार्थियों के सामने एक जनरलाइजेशन प्रस्तुत करना, ये हो गया निष्कर्षात्मक कथन। निष्कर्ष रूप में बताना कि अच्छा आज हमने ये सीखा। तकनीकी शब्दों की परिभाषा, मान लीजिए कोई तकनीकी शब्द है व्याख्यान में, उस तकनीकी शब्द को अगर हम नहीं बताएंगे तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे, उसका अर्थ नहीं समझ पाएंगे। उस तकनीकी शब्दावली की हमें परिभाषा अर्थात उस तकनीकी शब्दावली को हमें बताते चलेंगे। उसके बाद विद्यार्थियों के लिए रोचक, अर्थात जो भी हम व्याख्या दे रहे हैं वो विद्यार्थियों के लिए रोचक होना चाहिए। फिर सातवां अनिवार्य बिंदुओं को समाहित करना, जो व्याख्या में हमें जो अनिवार्य बिंदु है उसका जो भी बिंदु अनिवार्य बिंदु उसके समावेश होना चाहिए। विद्यार्थियों के बोध का परीक्षण। इसके बाद आठवां बिंदु है जो विद्यार्थी का बोध हुआ कि नहीं हुआ इसका परीक्षण करना। ये वांछनीय व्यवहार वह व्यवहार है जो शिक्षकों को करना चाहिए। अब है अवांछनीय व्यवहार। अवांछनीय व्यवहार में कुछ चीज़ें हैं, ऐसे असंबंधित कथनों का प्रयोग, अर्थात जो भी व्याख्यान दे रहे हैं उसमें असंबंधित कथनों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जो चीज़ असंबंधित है, उससे संबंधित नहीं है, विषय वस्तु से संबंधित, उस कथन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कथनों में तारतम्यता, एगो कंटिन्यूटी होनी चाहिए कथन में। जो भी व्याख्यान दे रहे हैं उसमें तारतम्यता होनी चाहिए, भाषा प्रवाह की तारतम्यता होनी चाहिए, एगो निरंतरता बनी रहनी चाहिए कि ये कथनों में तारतम्यता होनी चाहिए। भाषा में धारा प्रवाह, अर्थात धारा प्रवाह फ्लुएंसी होना चाहिए इसमें। चीज़ बच्चा अच्छा से सीख सके। फ्लुएंसी नहीं रहेगा तो बच्चा की रुचि नहीं लेगा, ठीक है। अब है उपयुक्त शब्द व मुहावरे का प्रयोग। व्याख्या में क्या करना चाहिए शिक्षक को, उपयुक्त शब्द उपयुक्त मुहावरा सब का प्रयोग करना है। अब है व्याख्या को प्रभावशाली बनाने का सुझाव, ये थोड़ा देख लेना है। अब है सूक्ष्म पाठ्य योजना, इसको थोड़ा देखना है, 1 मिनट आ रहे हैं। ठीक है। अब व्याख्या कौशल से प्रभावशाली बनाने के सुझाव। व्याख्या उपदेश में न होना चाहिए, सरल होनी चाहिए, आकर्षक होनी भाषा होनी चाहिए। व्याख्या पाठ के उद्देश्य के अनुसार छोटी या लंबी होनी चाहिए। शिक्षा को विषय सामग्री व्याख्यान में मुख्य बिंदु सैमपट पर लिखने चाहिए, ये सब चीज़ देख लेना है। अब है इसके लिए आदर्श सूक्ष्म पाठ्य योजना। सबसे पहले जैसे छात्राध्यापक का नाम है, छात्राध्यापक का नाम लिखना है, दिनांक लिख लेना है, विषय लिख लेना है, उप विषय लिख लेना है, कक्षा 9वीं लिखना, विषय अवधि लिख लेना है। अब परिचयात्मक कथन। परिचयात्मक कथन इसका है पाठ है। बच्चों आज हम ब्रह्मांड में आकाशगंगा नामक उप विषय में को पढ़ेंगे। परिचयात्मक कथन हो गया। अब उसका व्याख्या इसको देख लेना है, क्योंकि व्याख्यात्मक कौशल है तो छात्र ये सब चीज़ इसका व्याख्या करेगा शिक्षक। बच्चों एक आकाशगंगा में असंख्य तारे होते हैं जिनके आसपास धूल और हाइड्रोजन का कोहरा छाया रहता है। आकाशगंगा के बारे में ब्रह्मांड में आकाशगंगा विषय पर व्याख्या कर रहा है शिक्षक, ठीक है। इसको क्या कह रहा है, बच्चों एक आकाशगंगा में क्या होते हैं, असंख्य तारे होते हैं जिसके उस तारे के पास क्या होते हैं, धूल और हाइड्रोजन का कोहरा छाया रहता है, ठीक है। और कह रहा है कि हमारी इस पृथ्वी सूर्य और बाह्य उपग्रहों का परिवार सौरमंडल के अंतर्गत आता है, ठीक है। सौरमंडल के अंदर क्या आता है, ठीक है। एक छोटा सा
मिल्की वे के नाम से प्रसिद्ध आकाशगंगा में हमारे सौरमंडल जैसे अनगिनत सौरमंडल हैं। कह रहा है बच्चों से कि बच्चों, एक आकाशगंगा में असंख्य तारे होते हैं, ठीक है, जिनके आसपास धूल और हाइड्रोजन, उस आकाशगंगा में धूल और हाइड्रोजन का कोहरा छाया रहता है। हाँ, मतलब ये है कि आकाशगंगा में असंख्य तारे होते हैं और उस आकाशगंगा में धूल और हाइड्रोजन रहता है। और हमारी पृथ्वी, सूर्य और बाह्य उपग्रहों का परिवार सौरमंडल के अंतर्गत आता है। एक छोटा सा दूधिया मार्ग के नाम, ये पढ़ लेना खुद से, ठीक है। अब ये व्याख्यान कर देगा, व्याख्यान के बाद छात्र अध्यापक कथन रहेगा। आकाशगंगा के विषय में क्या जानते हो, छात्र कथन रहेगा। यह धूल, हाइड्रोजन तथा असंख्य तारों का एक समूह है। फिर होगा नंगी आंखों से देखी जाने वाली गंगा का नाम बताओ, तो इसका नाम एंड्रोमेडा है। ये पांचों क्वेश्चन जो है छात्राध्यापक कथन है, छात्र कथन। ये जो व्याख्या है, व्याख्या, ये जो है, ये जो व्याख्या है, व्याख्या, ये व्याख्या, इसी व्याख्या के आधार पे ये जो छात्राध्यापक कथन है, छात्र कथन है, इसी व्याख्या के प्रश्न और उत्तर हैं, ठीक है, ठीक है। अब यह है व्याख्या कौशल संबंधी निरीक्षण अनुसूची, रेटिंग स्केल, अर्थात व्याख्या कौशल को कितना रेटिंग दिया गया। इसके 6 घटक हैं। टैलियाँ हैं कि उत्तर दिया बच्चा कि नहीं, मतलब ये टैलियाँ यह है कि हाँ, मतलब ये व्यवहार किया गया शिक्षक द्वारा या नहीं, इसका टैली है हाँ या नहीं। अब वांछनीय व्यवहार 6 गो है इसमें। उपयुक्त प्रारंभिक कथनों का प्रयोग, व्याख्या सेतुओं का प्रयोग, आवश्यक बिंदुओं पर ध्यान देना, विद्यार्थियों का बोध परिचय, कथनों में तारतम्य होना, निष्कर्ष में कथनात्मक प्रयोग। तो 6 वांछनीय व्यवहार पढ़े थे, वही यहाँ पे हुआ। और उसको यहाँ पे दिखाया गया कि रेटिंग कितना दिया गया, रेटिंग कितना दिया गया, 1 2 3 4 5 6 7। अति दोषपूर्ण अर्थात खराब से सर्वोत्तम की ओर रेटिंग दिया गया है। फिर अवांछनीय व्यवहार 4 को दिया गया है, 6 4 10, इसमें रेटिंग दिया गया है। इस प्रकार से इसको देख लेना है। ये हो गया दृष्टांत, ये हो गया व्याख्या कौशल।